हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथाबुरट। हम कर रहे थे अमेंडमेंट्स का डिस्कशन। बेटा लास्ट वीडियो तक के हमने यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर तक के अमेंडमेंट्स हमारे कवर हो चुके हैं। अब इसके आगे बेटा हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं आगे के डिस्कशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में छोटे से कुछ अमेंडमेंट्स हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन अमेंड की और बहुत ही छोटा सा अमेंडमेंट आया है, बहुत ही छोटा सा। बाकी की डेफिनेशन इंटैक्ट है, कुछ वर्ड्स ऐड किए वो हम देखेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन क्या थी? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, कुछ कंडीशंस फुलफिल होती है तो सर्विस को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे, तो सर्विस को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे और तभी एक्सपोर्ट का बेनिफिट दिया जाएगा बेटा, तभी वो जीरो रेट का बेनिफिट देंगे। क्योंकि गवर्नमेंट को बेनिफिट देना है, जीरो रेट लगाना है, इसीलिए गवर्नमेंट ने बड़ी सारी कंडीशंस रख दी। क्या कंडीशंस थी और अमेंडमेंट क्या हुआ, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मीन सप्लाई ऑफ सर्विस व्हेन द सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया। सप्लायर इंडिया में है, रिसिपिएंट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। रिसिपिएंट जी बाहर है, सप्लायर मैं इंडिया में हूं, रिसिपिएंट ऑस्ट्रेलिया में। प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन से प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर फिक्स हो रही है। द पेमेंट ऑफ सर्विस हैज बीन रिसीव्ड बाय द सप्लायर इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है। इसमें क्या ऐड किया है, इसमें ऐड किया और इन इंडियन रुपीज वेयर एवर परमिटेड बाय आरबीआई। यहां पे ये ऐड कर दिया इन्होंने फोर्थ वाले पॉइंट में। द पेमेंट फॉर सर्विस हैज बीन रिसीव्ड बाय सप्लायर ऑफ सर्विस इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और इन इंडियन रुपीज वेयर एवर परमिटेड बाय आरबीआई। तो नेपाल और भूटान में बेटा जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां से पैसा कन्वर्टेबल फॉर इंडियन, यहाँ पे इंडियन आईएनआर में भी आता है तो भी चल जाता है। सो यहाँ पे अमेंडमेंट क्या है कि पेमेंट आपका किस में मिलना चाहिए, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, या जहां भी आरबीआई ने परमिशन दी है वहां इंडियन रुपीज में भी पेमेंट मिल सकता है। देन द सप्लायर ऑफ सर्विस, सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट मियरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। सप्लायर, मैं सप्लायर हूं, और रिसिपिएंट जो मेरा ऑस्ट्रेलिया में, हम दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तो सर्विस को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोला जाएगा और एक्सपोर्ट का बेनिफिट दिया जाएगा। So, this after the amendment, payment for export of service can be received in Indian rupees if permitted by RBI. In case exports to Nepal and Bhutan, the payment received in Indian rupees as per RBI regulations रहेगा, तो भी इसे एक्सपोर्ट बोला जाएगा, तो भी इसे एक्सपोर्ट बोला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 216 ऑफ आईजीएसटी एक्ट डिफाइनिंग गवर्नमेंटल अथॉरिटी। गवर्नमेंटल अथॉरिटी की डेफिनेशन है, बड़ा छोटा सा अमेंडमेंट है, कुछ भी नहीं है। डेफिनेशन यहाँ जो गवर्नमेंटल अथॉरिटी की थी, इट मींस एनी अथॉरिटी, बोर्ड और एनी अदर बॉडी सेट अप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे जो अथॉरिटी या बोर्ड जो कि सेटअप हुई है किसके, पार्लियामेंट के एक्ट से या स्टेट लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए, विथ 90% और मोर पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल टू कैरी आउट फंक्शन एंट्रस्टेड टू पंचायत अंडर आर्टिकल 243G और टू अ म्युनिसिपैलिटी अंडर सेक्शन 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे टू अ पंचायत अंडर 234G वर्ड्स ऐड किए, कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं है। और अब एक यहाँ पे देखेंगे क्लैरिफिकेशन आया है, जो सर्विस एक्सपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ी और अब इस पे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, वो डिस्कस करेंगे। In case of an exporter of service outsources a portion of service contract to another person located outside India। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, कोई एक्सपोर्टर है सर्विस का, वो क्या कर रहा है, आउटसोर्स कर रहा है एक पोर्शन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं यहाँ पे कोई सर्विस से एक्सपोर्ट कर रही हूँ, बट एक पोर्शन मैंने क्या किया है, आउटसोर्स कर दिया किसी बाहर में किसी को। व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द सेट पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट द हैंड्स ऑफ एक्सपोर्टर, और उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। There may be instances where the full consideration for the outsourced service is not received by the exporter in India। इसमें क्या हो सकता है बेटा, पूरा कंसिडरेशन यहाँ पे इंडिया में नहीं आया हो, क्योंकि पार्ट तो क्या है, आउटसोर्स्ड वर्क है। तो इस केस में टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होगा, ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे। तो क्लैरिफिकेशन देखेंगे, वेयर एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन इंडिया, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोकेटेड इन इंडिया, इज सप्लाइंग सर्टेन सर्विसेज टू अ रेसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है, ईदर होली और पार्टली थ्रू एनी अदर सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। किसके थ्रू प्रोवाइड कर रही हूं मैं, होली और पार्टली, कोई और सप्लायर ऑफ सर्विस बाहर है, उसको मैंने पार्ट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। द फॉलोइंग टू सप्लायर टेकिंग प्लेसेस, दो चीजें हो रही देखो इसमें। सबसे पहले सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम द एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन इंडिया टू द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर द फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। मैंने यहां से रेसिपिएंट को पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे एक सर्विस, तो ये हो गई। सेकेंड सर्विस बेटा कौन सी है,
Import of service by the exporter of service located in India from the supplier of service located outside India with respect to outsourced portion. मेरा जो काम था उसका एक पार्ट काम का मैंने बाहर किसी को दिया हुआ था, तो उससे मैंने सर्विसेज ली मेरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए, तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई। तो यहाँ पे दो सर्विसेज हुई, एक मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, एक मैं इंपोर्ट कर रही हूँ। Thus the total value of service as agreed in the contract between the exporter of service located in India and recipient located outside India will be considered as export of service. Total service की वैल्यू को बेटा एक्सपोर्ट कंसिडर की जाएगी if conditions specified in 26 of IGST Act, यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ी कंडीशंस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं, तो पूरी वैल्यू को यहाँ पे एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। It is clarified that supplier of service located in India would be liable to pay IGST on reverse charge basis on import of services on that portion of service which has been provided by the supplier located outside India to the recipient located outside India. But यहाँ पे मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कर दी सर्विस, वो फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को एक्सपोर्ट मान लिया जाएगी, बेशर्ते कि आपने जो सर्विस वहां जो बाहर आपकी पार्टी बैठी है जिसने सर्विस आपके रेसिपिएंट को दी है उस पे रिवर्स चार्ज पे आईजीएसटी आपने पे कर दिया। इंपोर्ट्स में हमेशा आईजीएसटी पे करते हैं, आपने आईजीएसटी पे कर दिया। Furthermore, the said supplier of service located in India would be eligible for taking ITC of the IGST so paid. और जो supplier of service है जो इंडिया में located है वो ITC ले सकता है, वो IGST जो पे किया उसका ITC ले सकता है। Thus, even if full consideration for service as per contract value is not received in convertible foreign exchange in India due to the fact the recipient of service located outside India has directly paid to supplier located outside India for the outsourced part of service. ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि even if full consideration as per contract value is not received in convertible foreign exchange, पूरा पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आपको नहीं मिला, क्या हुआ, वो जो बाहर वाला है उसको उसी ने पैसे दे दिया, यहाँ पे पूरा पैसा इंडिया में नहीं आया। So in India, due to the fact that recipient of service located outside India directly paid to supplier located outside India for the outsourced part, जो पार्ट जहां वो सप्लायर था आउटसाइड इंडिया में उसने उसको उसका पार्ट दे दिया, उसने उसको उसका पार्ट दे दिया, ठीक है। तो उस केस में बेटा क्या होगा, अभी एग्जांपल है उससे और क्लियर हो जाएगा। दैट पोर्शन ऑफ कंसिडरेशन शैल आल्सो बी ट्रीटेड एज रिसीट ऑफ कंसिडरेशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, उसे भी एक्सपोर्ट का पार्ट मान लिया जाएगा। Provided IGST has been paid by supplier located in India for import of service on that portion which has not been directly provided by supplier located outside India, and RBI by general instruction or specific approval has allowed that part of consideration for export can be retained outside India. इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि वो वाले पार्ट के लिए इंडिया में कंसिडरेशन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में नहीं आ रहा था, विच इज अ कंडीशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, वो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया कि हो सकता है कि वो पार्ट का पैसा इंडिया में नहीं आया हो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, तो भी उसे एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा, प्रोवाइडेड जो सर्विसेज जो बाहर का वाला सप्लायर है उसने रेसिपिएंट को दी, ठीक है, वो सर्विसेज को इंपोर्ट ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा यहाँ के एक्सपोर्टर के लिए, और आपने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर दिया है तो, और आरबीआई ने परमिशन दे दी है, उस केस में उसे क्या मान लिया जाएगा, उसे एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। एग्जांपल से देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। ABC India has received an order for supply of service amounting to 5 lakh US to a US based client। यहाँ पे ABC कौन है, यहाँ इंडियन एक्सपोर्टर है, एक US बेस्ड क्लाइंट है, उसने 5 लाख डॉलर्स का ऑर्डर दिया, ठीक है। ABC Limited India is unable to supply entire services from India, वो इंडिया से पूरी सर्विसेज नहीं दे पा रहा था, तो उसने किसको बोला वहां पे, XYZ Limited, and ask XYZ Limited Mexico who is not establishment of distinct person to supply part of service, for example 40% of contract value। उसको बोला कि भाई 40% का काम तू कर दे, बाकी का काम मैं यहाँ से इंडिया से कर दूंगा 60% का। ABC shall be the exporter of service for the entire value of the invoice for entire amount is raised by ABC Limited। तो ABC को क्या मान लिया जाएगा, सप्लायर मान लिया जाएगा पूरे पार्ट के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट हो, और अगर उसने इनवॉइस रेज करी है तो। द सर्विस प्रोवाइडेड बाय XYZ Mexico to the US shall be import of service by ABC। जो मैक्सिको ने बेटा सर्विस प्रोवाइड करी किसको, यहाँ पे यूएस बेस्ड क्लाइंट को, वो क्या हो जाएगी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर एबीसी विच ही इज यूज्ड फॉर एक्सपोर्टिंग द सर्विस, और उस इंपोर्ट पे आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। And it would be liable to pay IGST on the same under reverse charge and shall also be eligible to take ITC of the IGST so paid। जो वो IGST जो पे किया उस पे वो ITC भी ले सकता है। Further, if provisions contained in 26 of the IGST Act are not fulfilled with respect to realization of convertible foreign exchange,
तो यहाँ पे जो हमने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में देखा था, क्या था उसमें, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज वाला पॉइंट था। अगर वो नहीं होता है, से ओनली 60% कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन इंडिया एंड रिमेनिंग अमाउंट इज डायरेक्टली पेड बाय यूएस क्लाइंट टू XYZ, 40% उन्होंने उसी को पैसा दे दिया। तो उस केस में बेटा, इन सच सिनेरियो 100% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शैल बी टेकन एज कंसिडरेशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एंड प्रोवाइडेड ABC Limited India provided IGST on import of service has been paid on the part of service provided by XYZ Mexico directly to the US based client, and RBI by instruction or specific approval has allowed that part of consideration for such export can be retained outside India. In other words, in such cases export benefit will be available for total realization of convertible foreign exchange. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया, in such scenario 100% of total contract value shall be taken as consideration of export of service by ABC. ABC के लिए 100% contract value क्या मान लिया जाएगा, export के लिए मान लिया जाएगा। Provided IGST on import of service has been paid on part of service provided by XYZ, जो 40% है बेटा, उस पे यहाँ पे जो ABC लिमिटेड है उसने IGST डिस्चार्ज कर देना है। And RBI has allowed that part of consideration can be retained outside India, और RBI ने आपको अलाउ किया। In other words, in such cases export benefit will be available for the total realization of convertible foreign exchange. यहाँ पे सारा export benefit total realization पे available रहेगा। तो बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत सिंपल सा है ये, कुछ भी नहीं है। ABC लिमिटेड कौन था यहाँ पे, एक्सपोर्टर था, इंडिया में था। ABC लिमिटेड एक्सपोर्टर है, यूएस में कोई क्लाइंट है, उसको यहां पे सर्विस वो दिलवा रहा है यहाँ पे XYZ लिमिटेड से। तो XYZ लिमिटेड जो है वो डायरेक्टली यूएस बेस्ड क्लाइंट को सर्विसेज दे रहा है। XYZ लिमिटेड डायरेक्टली यूएस बेस्ड क्लाइंट को यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है। XYZ लिमिटेड ने आपका डायरेक्ट सर्विसेज यूएस बेस्ड क्लाइंट को दे दिया, 40% सर्विसेज उसने डायरेक्टली दे दिया, 60% सर्विसेज ABC लिमिटेड दे रहा है, ABC लिमिटेड दे रहा है। बट इस केस में यूएस क्लाइंट ने क्या किया, यूएस क्लाइंट ने 60% पैसा ही इंडिया में भेजा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, 40% पैसा ऑब्वियसली उसने क्या कर दिया, XYZ लिमिटेड को दे दिया, XYZ लिमिटेड को दे दिया। अब इस केस में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किसको माना जाएगा बेटा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को। इनवॉइस अगर ABC निकाल रहा है 100% का, तो उस केस में टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड XYZ लिमिटेड ने जो 40% सर्विसेज यूएस क्लाइंट को दे दिया है, वो क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है ABC लिमिटेड के लिए, और ABC लिमिटेड ने उसमें क्या किया, यहाँ पे IGST डिस्चार्ज कर दिया। ABC लिमिटेड ने इसमें IGST ऑन 40% पोर्शन, तो उसे मिल जाएगा। प्लस RBI ने परमिशन दिया है कि 40% पैसा बाहर रह सकता है। बस इतना सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अमेंडमेंट इन सर्कुलर, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। इन सर्कुलर नंबर 8/8/17 इन व्यू ऑफ अमेंडमेंट कैरीड, ठीक है, इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट एक्सेप्टेंस ऑफ LUT फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कंट्री आउटसाइड इंडिया और एसेट डेवलपर विल बी परमिसेबल irrespective whether the payment are made in Indian currency or foreign convertible foreign exchange, as long as they are in accordance with the applicable RBI guidelines। कुछ भी नहीं है, छोटा सा अमेंडमेंट है। इन व्यू ऑफ अमेंडमेंट कैरीड आउट इन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस डेफिनेशन। तो अगर यहाँ पे कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आना है, पहले ऐसा था, अभी यहाँ पे वेरेवर परमिटेड बाय RBI इंडियन रुपीज में भी पैसा आ सकता है। तो बेटा कुछ भी नहीं था, ये छोटे से कुछ अमेंडमेंट्स है। मेन अमेंडमेंट अगर इसमें देखा जाए तो सिंपल सा ये है कि जहां भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में अमेंडमेंट है, जहां पे लिखा हुआ था कि कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए, वहां पे कर दिया वेरेवर परमिटेड बाय RBI INR में भी चलेगा। प्लस सेकंड जो क्लैरिफिकेशन आया है वो ऐसा बोलता है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या सर्विस की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही बेटा, सर्विस की बात हो रही है, जिसमें कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में पैसे आने की बात थी। तो उस केस में अगर कोई बाहर आपने सब कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसका पैसा वहीं रह गया है तो चलेगा, प्रोवाइडेड आपने IGST पे कर दिया इंपोर्ट्स में, पर RBI ने अलाउ किया। सिर्फ इतना ही दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर से। सो यहाँ पे हम कवर करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट अंडर GST के अमेंडमेंट्स, एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।